डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में 12th क्लास सिविक्स में हम लोग अध्ययन करेंगे शीत युद्ध के परिणाम। इसके पहले वाले वीडियो में शीत युद्ध के संदर्भ में आपने अध्ययन किया कि किस तरह से शीत युद्ध के कौन कौन से कारण थे, किन कारणों के वजह से जो है शीत युद्ध की स्थिति बनती है रूस और अमेरिका के मध्य। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शीत युद्ध के कौन कौन से परिणाम होते हैं, शीत युद्ध के उन परिणामों की वजह से क्या स्थितियां होती हैं, किस तरह से सैन्य शक्ति जगह जगह पे बनने लगती है। यूरोपीय देशों की अपेक्षा अन्य देशों में भी ये समस्या उत्पन्न हुई, तो क्या क्या प्रभाव पड़ा शीत युद्ध के संदर्भ में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे शीत युद्ध के परिणाम के अंतर्गत कि एशिया व अफ्रीका में नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। कुछ परिस्थितियों को संदर्भ में बताना चाहेंगे कि शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला। 1945 से 1990 तक, तो इस दरमियान कह सकते हैं एशिया और अफ्रीका में नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इसके पहले स्थिति क्या थी? यूरोपीय शक्तियों द्वारा, जैसे भारत में इंग्लैंड के द्वारा यहाँ पे उपनिवेश स्थापित किए गए थे, तो साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ थीं यूरोप की, वे क्या करती थी, दूसरे क्षेत्रों में अपना जा कर के उपनिवेश स्थापित करती थी, वहाँ के प्राकृतिक संपदा का दोहन करती थी, वहाँ से भौतिक लाभ जो है कह सकते हैं अपने पक्ष में करती थी। और इस तरह से एशिया और अफ्रीका जो राष्ट्र थे, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में, इन राष्ट्रों पे यूरोपीय शक्तियों का क्या था, वर्चस्व था, यूरोपीय शक्तियों का यहाँ पे अधिकार क्षेत्र था। तो ये इन राष्ट्रों में क्या स्थिति परिवर्तित हो गई थी, इन राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित हो गई थी। रीजन उसका क्या था? राष्ट्रवाद की भावना तो प्रेरित थी, इसमें रूस भी इसका सहयोग कर रहा था। जहाँ जहाँ पे साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपने अधिकार क्षेत्र में उन राष्ट्रों को कर रखी थी, रूस इसका विरोध कर रहा था। साम्यवाद की रणनीति के तहत बहुत सारे देशों के साथ मिलकर के रूस इसका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। तो जैसे यूरोपीय शक्तियों में एशिया है, अफ्रीका है, इन क्षेत्रों पे उपनिवेश स्थापित किए गए थे। भारत में भी जैसे आपने देखा होगा इंग्लैंड के द्वारा उपनिवेश स्थापित किया गया था। भारत में भी अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया, यहाँ पे कह सकते हैं पूरा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया, पूरा लाभ यहाँ से लेकर के आर्थिक लाभ प्राप्त करके और यहाँ के धन को अपने देश में ले जाते थे। तो ऐसी स्थिति में एशिया और अफ्रीका के जो देश थे, यहाँ पे जब राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई, चूँकि यहाँ पे रूस भी क्या कर रहा था, इन यूरोपीय शक्तियों को, इन साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध कर रहा था जहाँ जहाँ पे इनके उपनिवेश स्थापित थे। तो ऐसी स्थिति में एशिया और अफ्रीका में नए नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। किसके कारण हुआ? शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण, चूँकि अमेरिका की जो पॉलिसी, इसके पहले हमने जब कारण पर पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि किस तरह से दो देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, दोनों की नीतियां अलग अलग थी, दोनों के स्वार्थ और राष्ट्रीय लाभ अलग अलग थे, दोनों के एक दूसरे के विरोधी थे। तो इस तरह से अफ्रीका और एशिया में जो यूरोपीय शक्तियों का जहां जहां पे आधिपत्य था, उनके संदर्भ में रूस ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। तो रूस और अमेरिका का जो दोनों के मध्य एक प्रकार से कोल्ड वार चल रहा था, इसी का परिणाम था कि इन राष्ट्रों में जब विरोध किया गया, क्योंकि पहले से यहाँ पे राष्ट्रवादी भावनाएं पनप रही थी, तो ऐसी स्थिति में अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में बहुत सारे राष्ट्र क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। इन यूरोपीय शक्तियों को अपने उपनिवेश यहाँ से हटाने पड़े, और ऐसी स्थिति में ये राष्ट्र जब स्वतंत्र हो गए तो यहाँ पे जनतंत्री व्यवस्था काबिज हुई और यहाँ पे यूरोपीय शक्तियों का आधिपत्य समाप्त हो गया। तो इस तरह से एशिया और अफ्रीका में नए नए राष्ट्रों का क्या हुआ, उदय हुआ। यह हेडिंग एकदम क्लियर हो गई। अगले हेडिंग पे हम लोग चलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास। गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास, इसको हम लोग समझेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे जैसे बता रहे थे, इसको समझेंगे।
1939 या 1900 यहाँ पे डेट बैक करेंगे। 1939 से 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो इसके पश्चात वैश्विक लेवल पे एक परिस्थिति उत्पन्न हुई। इसके पहले वाले वीडियो में जैसा बताया है, ध्रुवीकरण, यानी दो महाशक्तियां निकल करके आई, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा कौन सा था, रूस। दो महाशक्तियां थी। विश्व में जितने भी देश थे, जब ये स्वतंत्र होने लगे धीरे धीरे, तो ये दोनों शक्तियां अपने आधिपत्य में देशों को करने लगी कि आप हमारे गुट में शामिल हो जाएं, हमारे समूह में शामिल हो जाएं, हमारे शक्ति को मजबूती प्रदान करें। ऐसे स्थिति में बहुत सारे देश थे, बहुत सारे क्षेत्र थे, अफ्रीका के भी थे, भारत के भी थे, भारत भी था इसी में। तो इन देशों ने मिलकर के क्या किया, हम इस एक नई रणनीति अपनाई कि हम इस गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। किसी गुट में सम्मिलित न होने की स्थिति को क्या नाम दिया गया, गुट निरपेक्षता। यानी हम इन दोनों गुटों में सम्मिलित, जिन राष्ट्रों ने ये निर्णय लिया, हम ना अमेरिका के साथ जाएंगे इनके रणनीति के तहत, ना ही रूस के साथ शामिल होंगे, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां थी, वैश्विक लेवल पे ये रणनीति कर रही थी, सारे देशों को अपने ओर मिला रही थी, अपने स्वार्थ के लिए, अपने कह सकते हैं लालच के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए। और इन सब चीज़ों के लिए जब ये गुटबंदी शुरू हुई कि ऐसे कोई ना कोई देश किसी न किसी गुट में सम्मिलित हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों ने, कह सकते हैं यहाँ पे क्या स्थिति बनी कि हाँ, उन्होंने क्या रणनीति अपनाई कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। भारत भी उसी में से एक था। भारत ने भी क्या निर्णय लिया, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनकी भी पॉलिसी क्या थी कि हम किसी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे, हमारी जो विदेश नीति होगी, स्वतंत्र विदेश नीति होगी, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो इसी को क्या नाम दिया गया यहाँ पे, गुट निरपेक्ष आंदोलन। यानी किसी गुट में शामिल न होकर के एक आंदोलन चला कि मतलब इस तरह से कि किसी गुट में शामिल नहीं होना है। तो ऐसे देशों का एक ग्रुप बन गया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसका एक अलग टॉपिक होगा, आगे पढ़ाएंगे। तो केवल यहाँ पे इतना जान लें कि किसी गुट में शामिल न होने की स्थिति में जो एक ग्रुप बना, लोगों का एक समूह बना और एक विचारधारा को आगे बढ़ाया, उसी को नाम दिया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये किसका परिणाम था, शीत युद्ध का ही ये भी परिणाम था। धीरे धीरे ब्रिटेन ने भी अपने उपनिवेश जो है हटाने लगे, बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के परिणाम स्वरूप इन शक्तियों की स्थिति क्या होने लगी थी, कमजोर होने लगी थी। क्यों? क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन से देशों को आह्वान किया गया था कि किसी भी गुट में शामिल न हो, अपने देश की अस्मिता को बनाए रखें, अपने राष्ट्रीयता को बचाए रखें, किसी गुट में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। किसी देश का पिछलग्गू बनने से अच्छा है अपनी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। जैसे भारत की विदेश नीति भी स्वतंत्र विदेश नीति रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी रणनीति का पालन किया, किसी गुट में शामिल न होकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूती प्रदान किया। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं हम लोग। सैन्य सुरक्षा संगठन। सैन्य सुरक्षा संगठन, इसका पहले हमने बताया था जब कारण में शीत युद्ध के कारण में कि किस तरह से दोनों देशों के मध्य भय की स्थिति बनी, भय का वातावरण बना वैश्विक लेवल पे। दोनों देश एक दूसरे से भयभीत थे, उनको लगता था कि कोई देश रूस अमेरिका पे हमला कर सकता है और अमेरिका को मतलब रूस को लगता था कि अमेरिका हमला कर देगा और अमेरिका को लगता था कि रूस हमला कर देगा। तो पूरे विश्व में अन्य देश जो कमज़ोर देश भी थे उनको भी लगता था कि अगर हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहेगी, इसलिए हमें गुट में शामिल हो जाना चाहिए। तो पूरे वैश्विक लेवल पे एक कह सकते हैं भयावह स्थिति थी, डर का वातावरण, भय का वातावरण बना हुआ था। और ये इसी का परिणाम था कि गुटबंदी शुरू हो गई और उसी क्रम में आगे सैन्य सुरक्षा संगठन, बड़े बड़े सैन्य सुरक्षा संगठन बनने लगे कि किसी देश पे अगर हमला होगा तो सभी देशों पे वो हमला माना जाएगा और सभी लोग मिलकर के, जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं, सभी लोग मिलकर के उस हमले को सामना करेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं यहाँ पे कि सैन्य सुरक्षा संगठन, बड़े बड़े गुटबंदी बनने, सैन्य सुरक्षा संगठन बनने लगे कि अगर कोई हमला करता है तो वो सभी राष्ट्र मिल करके उस हमले को रोकेंगे, या ये माना जाएगा कि अगर कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र पे हमला करता है तो उन सभी सदस्यों के ऊपर हमला माना जाएगा। तो इसमें देखते हैं सैन्य सुरक्षा अंतर्गत
अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका के अपने नेतृत्व में उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों में सुरक्षा संगठनों का घेरा डालकर कम्युनिज्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की कोशिश की। अमेरिका ने शुरू किया ये रणनीति अपनाई अपने नेतृत्व में, और आगे चलकर उसने क्या किया, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बनाया। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये इंपॉर्टेंट है। 1949 में क्या बना, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसी को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबका एक जो शॉर्ट नेम होगा जिससे निकल करके क्या आएगा, नॉर्थ से एन आ गया, अटलांटिक से ए आ गया, ट्रेटी से टी आ गया, ऑर्गेनाइजेशन से ओ आ गया, तो शॉर्ट नेम बन गया और इसी को बोलते हैं नाटो। यूरोप में ही बना था ये संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसी का शॉर्ट नेम है नाटो। एग्जाम में कभी कभी इसका फुल फॉर्म में आता है और ये विकल्पी क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से यहाँ पे नाटो जो यूरोप में एक संगठन, सैन्य संगठन बनाया गया था, और ये सैन्य संगठन जो है इस पर हस्ताक्षर करने वाले बहुत सारे राष्ट्र थे। इसमें ध्यान देंगे कि इसमें अमेरिका था, किसमें, किसके अंतर्गत, नाटो के अंतर्गत, यानी नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। और इस संगठन के जो कह सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से सदस्य राष्ट्र थे, तो इसमें कौन कौन लोग हैं, अमेरिका था, कनाडा, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल, डेनमार्क। तो इस तरह से ये सभी जो है क्या थे, इसके सदस्य राष्ट्र थे। अगर इस पे कोई हमला करता है तो सदस्य राष्ट्र, सभी सदस्य राष्ट्रों पे हमला माना जाएगा। तो ये सैन्य संगठन इसलिए बना क्योंकि ये किसका परिणाम था, शीत युद्ध का परिणाम था। क्योंकि शीत युद्ध में भय का वातावरण बन गया था, और भय के वातावरण को मजबूती प्रदान करने के लिए एक मानसिक इस तरह से अपने आप को बना लिया गया था कि हम सैन्य संगठन बना लेंगे तो हमको सुरक्षा मिलेगी। तो इस तरह से कमज़ोर राष्ट्रों ने किसी न किसी ग्रुप में शामिल हो रहे थे, और जो स्ट्रांग राष्ट्र थे वो सैन्य संगठन बना रहे थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो उसी के अंतर्गत ये भी एक सैन्य संगठन था जिसका नाम दिया गया नाटो, जिसमें सदस्य राष्ट्र ये सारे लोग थे, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल, डेनमार्क। तो ये सारे राष्ट्र थे, इस संगठन के क्या थे, ये सभी सदस्य थे। ये किसका परिणाम था, शीत युद्ध का परिणाम था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो इस सैन्य संगठन में एक और सैन्य संगठन बना, सीएटो। सीएटो सैन्य संगठन भी एक आगे बना जो दक्षिण पूर्वी एशिया में बना था। कहाँ पे बना था, दक्षिण पूर्वी एशिया में। और ये नाटो जो कहाँ पे बना था, यूरोप में था। दोनों में अंतर ये है, सीएटो में दक्षिण पूर्वी एशिया में बना था और किसके नेतृत्व में बना था, अमेरिका के नेतृत्व में। अमेरिका ने जो है इस संधि संगठन बना लिया और इसमें जो है फिलीपींस, पाकिस्तान, थाईलैंड और शामिल थे। तो फिलीपींस, पाकिस्तान, थाईलैंड ये देश थे। अमेरिका के अतिरिक्त और कौन लोग थे, फिलीपींस, पाकिस्तान और थाईलैंड इसके शामिल थे, अमेरिका के अतिरिक्त। अब इसमें इसके पश्चात क्या व्यवस्था दे दी गई, इस सैन्य संगठन में शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप इसमें क्या स्थिति बनी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है तुर्की, ईरान और इराक को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेना शुरू किया। अपनी शक्ति को सैन्य संगठन के माध्यम से मजबूत बनाया और तुर्की, ईरान और इराक को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेना शुरू किया। अन्य राष्ट्रों को भी शामिल करने लगा। इस तरह से इस संगठन के माध्यम से उसने ये रणनीतियों को क्रियान्वित किया और इराक, तुर्की और कह सकते हैं यहाँ पे क्या किया, अपने ग्रुप में शामिल किया और अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। इसी का क्या परिणाम हुआ कि रूस ने भी क्या किया, उसने चीन और वियतनाम और उत्तरी कोरिया को सैन्य शक्ति प्रदान करना शुरू कर दिया, उन्हें सहयोग प्रदान करना शुरू किया, सैन्य सेवाएं देना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में फिर से वही कूटनीतिक जो भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसी का स्वरूप फिर से एक प्रकार से कह सकते हैं धरातल ये लोग बनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन आगे चल के अब स्वतः ही 1990 में अपने आप ही शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इस तरह से ये भी स्थिति बनती है संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के द्वारा। अमेरिका क्या करता है, तुर्की, ईरान और इराक को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेता है और अपने रणनीतियों को क्रियान्वित करता है। और इसी के विरोध में रूस भी क्या करता है, उत्तरी वियतनाम और कोरिया को क्या करता है, अपने सैन्य शक्ति को सहयोग देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से रणनीति के तहत दोनों में ये स्थितियां बनती हैं।
आगे हम लोग इसी क्रम में बढ़ेंगे। शस्त्रों की होड़ और नाभिकीय खतरा। जब दोनों देशों के मध्य भय का वातावरण उत्पन्न हो गया था तो यहाँ पे बताना आवश्यक है कि शस्त्रों की होड़ प्रारंभ हो गई, नाभिकीय खतरा उत्पन्न हो गया वैश्विक लेवल पे, क्योंकि सभी देश जो थे परमाणु बम बनाना शुरू कर दिए, अस्त्र शस्त्रों का जखीरा रखना शुरू कर दिए और शस्त्रों की होड़ शुरू हो गई कि कौन देश के पास इतने शस्त्र हैं तो उससे आगे बढ़ने की होड़, कि अगर किसी के पास 10 मिसाइल है तो अगले के पास 15 हो जाना चाहिए, उससे तभी ताकतवर देश वो कहलाएगा। तो इस तरह से परमाणु शस्त्र के क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति होड़ बन गई और संपूर्ण विश्व के जितने भी राष्ट्र थे अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, सैन्य क्षेत्र में अपने आप को शक्ति को मजबूती प्रदान करने के लिए शस्त्रों की होड़ हो गई। एक देश दूसरे देश से शस्त्रों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा कि हमारे पास ज़्यादा परमाणु आयुध हो जाएं, हमारे पास अस्त्र शस्त्र ज़्यादा हो जाएं, जिससे हम दूसरे देशों से अधिक क्या हो जाएं, मजबूत हो जाएं, उससे आगे बढ़ जाएं। और ये सभी परिणाम किसका था? शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप। डियर स्टूडेंट, आज के संदर्भ में आपने इस वीडियो में शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप बहुत सारे टॉपिक को, इसके अंतर्गत बहुत सारे हेडिंग को देखा कि एशिया और अफ्रीका में नए नए राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, किन कारणों से हुए, औपनिवेशिक शक्तियों का प्रभुत्व कैसे यहाँ पे समाप्त हो गया। अगले बिंदु में आपने देखा गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी बहुत सरल शब्दों में समझाया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है एक ऐसी स्थिति बनी कि ग्रुप, दो महाशक्तियों का एक ग्रुप बन गया और संपूर्ण देश विश्व के जितने भी राष्ट्र थे किसी न किसी ग्रुप में शामिल हो रहे थे। और ऐसी स्थिति में कुछ राष्ट्रों ने क्या निर्णय लिया, हम ना अमेरिका के साथ शामिल होंगे ना ही रूस के साथ शामिल होंगे, हमारी विदेश नीति कैसी होगी, स्वतंत्र विदेश नीति होगी। तो इस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या हुआ, विकास हुआ। इसी क्रम में सैन्य सुरक्षा संगठन बना। सैन्य सुरक्षा संगठन भय के वातावरण की स्थिति में निर्मित हुआ, जिसमें 2 सैन्य संगठन बना यहाँ पे दिखाए हैं, नाटो है और एक सीएटो है। अगले क्रम में शस्त्रों की होड़ और नाभिकीय खतरा उत्पन्न हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि शीत युद्ध का परिणाम शस्त्रों की होड़ शुरू हो गई, हर देश एक दूसरे देश से आगे बढ़ने की तत्परता दिखाने लगा कि हमारे पास सैन्य शक्ति ज़्यादा मजबूत हो जाए, हमारे पास परमाणु आयुध ज़्यादा हो जाएं। इसी की होड़ में हर देश एक दूसरे से शस्त्रों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा। तो इस तरह से हमारा विषय वस्तु यहीं पे समाप्त होता है। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।